अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर हैं। आपको इलेक्शन अपडेट्स भी देंगे कि क्या हो रहा है, मजीद क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर, और इसके साथ साथ कुछ नए इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात में आगे पेशरफ्त की बात हो रही है। इस सिलसिले में दो अहम खबरें हैं आज जो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जनाब दहशत गर्दी के वाक़यात भी अभी तक जारी और सारी हैं और सिलसिला जारी है उनका भी। इसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भी है, और ज़ाहिर है आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान का उसूली और एक हमेशा से एक अपना सिफारती मौक़िफ़ भी रहा है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, अहले कश्मीर के साथ खड़े हैं और उनके हक़ राय दही के साथ खड़े हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हक़ राय दही का जो हाल हम अपने मुल्क में कर रहे हैं, उसके बाद हम किस मुंह से किसी के साथ हक़ राय दही के ऊपर आवाज़ उठाएं या उसके साथ खड़े हों, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं इस व्लॉग के आखिर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको एक तो मैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दूं और थोड़ी इसके ऊपर बात भी करना ज़रूरी है। जो इद्दत केस का फ़ैसला आया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मुख्तलिफ हलकों से इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे ही इसकी अपील दायर की जाएगी, अब ये तय हो गया है कि अपील में फौरी तौर पर इस केस का जो फैसला है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर फर्दर इसको शायद उड़ा दिया जाए। तो ये फैसला तो नहीं रह पाएगा कोर्ट में, और जो इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है उसको भी कंसिडर किया गया है ताकतवर हलकों की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया इस चीज़ का कि ये एक ब्लंडर है। वैसे तो ब्लंडर्स की एक सीरीज़ है जो उनकी तरफ से चल रही है थ्रू आउट, लेकिन इस ब्लंडर को मेरा ख्याल है कि रियलाइज़ कर लिया गया है कि इसको किसी तरह से वापस कर लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो इसके लिए अब थोड़ा सा वक्त है कि जब ये मेरा ख्याल है इलेक्शंस का मामला निकल जाएगा, उसके बाद ये अपील फाइल होगी तो फौरी तौर पर इसके ऊपर हमें नज़र आएगा कि ये जो मामला है ये ठहर नहीं पाएगा। बहरहाल, इससे पहले जो रिएक्शंस की मैं बात कर रही थी, एक इम्पॉर्टेंट बात सब बार बार सवाल कर रहे थे कि उलमाए कराम कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे। इसी तरह से जो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं, NGOs हैं, ये हमेशा हम देखते थे कि इमरान खान साहब के दौर में तो बड़ी एक्टिव रहती थी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, और कोई ज़रा सी बात पे भी कभी किसी बात पर एहतजाज हो रहा होता था, कभी किसी बात पर। तो आज जब उनकी अपनी अहलिया के साथ ये मामला हुआ है कि जिस तरीके से इतने उनके पर्सनल मैटर्स जो हैं वो अदालत में नामहरमों के सामने डिस्कस हुए और फिर एक तज़हीक की गई इस सारे अमल से, उनके ऊपर घटिया तरीन इल्ज़ामात भी लगाए गए और उसके बाद फिर उन्हें सज़ा भी दी गई और उनको उनके हक़ से भी महरूम किया गया। तो ये सारी जो कार्रवाई है इसके ऊपर क्यों कोई खातून की अलमबरदार NGO बात नहीं कर रही है? क्या बुशरा बीबी साहिबा एक खातून नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बापर्दा रहती हैं, इसलिए कि वो आपकी तरह लिबरलिज़म का शिकार नहीं है, तो लिहाजा आप उन ख़वातीन के हक़ में बात नहीं करेंगे कि जो लिबरलिज़म का शिकार नहीं हैं या वो उनके तरह के पहनना ओढ़ना नहीं रखती हैं। यानी अगर वो दीन से जुड़ी हुई हैं या एक बापर्दा शरई पर्दा यानी पर्दा भी करती हैं, उस तरह से सामने नहीं आती हैं, तो क्या वो फिर खातून नहीं है और उनके हुकूक़ की आपको कोई परवाह नहीं है? और आपको सिर्फ उन लोगों की हुकूक़ की परवाह है जो कि आपकी नज़र में जिनका इस्तेहसाल हो रहा है, जो ऐसे कंट्रोवर्शियल नारे भी लगाएं जिसके ऊपर बाकी लोग भी एतराज़ करें, तो आप सिर्फ उनके हुकूक़ की अलमबरदार हैं। तो ये एक बहुत सवाल उठ रहा था। औरत मार्च की जानिब से अब ये एक अनाउंसमेंट की गई है। औरत मार्च आपको मालूम है जो हमेशा ये किया जाता है, औरत मार्च तंजीम की जानिब से उन्होंने अब ये बुशरा बीबी साहिबा वाले मामले के ऊपर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और उन्होंने 6 फरवरी इसके दिन मुकर्रर किया है और 3 बजे के करीब ये प्रोटेस्ट किया जाएगा औरत मार्च की जानिब से। इन्होंने साथ ही में ये सबको कहा है कि आप पार्टिसिपेट भी करें, लेकिन कोई भी अपना पार्टी का फ्लैग लेके सियासी इसमें कोई भी किसी किस्म की गुफ्तगू भी नहीं होगी और ना ही कोई सियासी इजहार होगा। ये खालिस्तन सिर्फ ख़वातीन के रेफरेंस से बात होगी। तो बेसिकली ये उन्होंने गाइडलाइंस भी दी हैं इसमें प्रोटेस्ट करने की। लेकिन चलिए, बहरहाल जिस भी तौर सही, जितनी भी देर सही, जिस भी मकसद के लिए सही, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने इसमें अनाउंस ज़रूर किया है कि प्रोटेस्ट किया जाए। तो लेट्स सी कि अब कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा होते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कितनी बड़ी तादाद ख़वातीन की हमें नज़र आती है जिनको
बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि बज़ाहिर बापर्दा नहीं हैं, उनके हुकूक तो बहुत तंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जो कि साबिक़ खातून अव्वल थी, जो बापर्दा खातून है, जिसका रुझान दीन की तरफ है, तो क्या उसके लिए भी वही दर्द दिल रखने वाले लोग सामने आएंगे या नहीं? इस पे ज़रूर अब मैं कल देखूंगी भी, ऑब्ज़र्व भी करूंगी और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी किसने आवाज़ उठाई। अब जी आ जाते हैं कि इलेक्शन अपडेट्स में क्या हो रहा है। एक तो जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक राब्ता ऐप बना दी, इंट्रोड्यूस करा दी है, जो कि बग़ैर इंटरनेट काम करेगी। और यानी आपके फ़ोन में इंटरनेट की सहूलत ना भी हो तो आप फिर भी अपने उम्मीदवारों का नाम निशान पता कर सकते हैं कि PTI की जानिब से कौन सा उम्मीदवार इस हल्के में खड़ा है, तो वो आप इस राब्ता ऐप के ज़रिए जाकर मालूम कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की मैं तो समझती हूँ काविश है उनकी तरफ से, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि ये जो वेबसाइट्स बनाते थे उसको बार बार ये लोग मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर इंटरनेट की बंदिशें और स्लो हो जाना। और बहुत सारे लोग वैसे भी बाज़-औक़ात इंटरनेट नहीं अफोर्ड कर पाते, तो नहीं उनके फ़ोन्स वगैरह में इंटरनेट होता, उन्हें महंगा लगता है अगर नहीं वो अफोर्ड कर पाते। तो इन तमाम झंझट से बचने के लिए इन्होंने ये राब्ता ऐप बना दी है। इस राब्ता ऐप में आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ इसको बग़ैर इंटरनेट के भी यूज़ करके अपना नाम उम्मीदवार का ढूंढ सकते हैं और उसका निशान भी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि आपको सिर्फ अपना हल्का नंबर पता होना चाहिए, वो आप 8300 से मालूम कर लें और उसके बाद राब्ता ऐप को एक्सेस करके आप आराम से इसके अंदर अपना कैंडिडेट का नाम पता ढूंढ सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त काविश है और इसके ऊपर मैं यही बात कर रही थी कि देखिए ये लोग कितने ब्रिलियंट हैं, कितनी इनके इंटेलिजेंट माइंड हैं कि ये कितनी आईटी की दुनिया में नित नई चीज़ें रोशनास कराते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स के नए नए सोल्यूशन लेके आ जाते हैं। कितने ज़रखेज़ दिमाग हैं ये। और अगर इनको आप बजाय इसके कि इनको दबाने की कोशिश करें, इन्हें कौमी धारे से निकालने की कोशिश करें, या आप इनसे नफ़रत करें, इनसे दुश्मनी करें, इसकी बजाय अगर आप इनको कौमी धारे में शामिल करके इनके टैलेंट का फ़ायदा उठाएं, तो यकीन मानिए पाकिस्तान आईटी के शोबे में कहाँ से कहाँ जा सकता है। और हम ऐसे कोई बदकिस्मत लोग हैं कि हम हमेशा जो हमारे काम के लोग हैं, जो हमारे मुल्क की क्रीम है, कभी हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। जो हमारा पढ़ा लिखा शानदार किस्म का स्टूडेंट है, वो हम यहाँ से तैयार करके बाहर के मुल्कों में भेज देते हैं और वो वहाँ जाके सर्व करते हैं। इसी तरह ये आईटी के अब आप देख लें, इनके नितने आइडियाज़ देख लें, आप इनका कमाल देख लें, और उसके बावजूद भी हम इनको धकेल रहे हैं कि ये बस दफ़ा हो जाएं कहीं मुल्क से और ये इस मुल्क में नज़र ना आएँ, और उनके फ़न से, उनकी स्किल्स से हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये है हमारी असल बदकिस्मती कि हम अपनी अनाओं की वजह से, अपने मफादात की वजह से जो मुल्क का टैलेंट है उसको कैसे किल करते हैं, और फिर हम बात करते हैं जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। तो ऐसे क्या खाक तरक्की करेगा हमारा मुल्क, जहाँ हम अपने ही टैलेंट को, जो हमारी क्रीम है, उसको हम इस तरह से ज़ाया करते हैं। तो बहरहाल ये ऐप तो अच्छी है, लेकिन वी होप कि इसको इस एंगल से भी कोई देखे इस सारे मामले को। बाकी जनाब अगेन पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और वही चीज़ें बार बार रिपोर्ट हो रही हैं, धांधली की रिपोर्ट हो रही हैं, किस किस अंदाज से वोट ख़रीदने की कोशिश है, किस किस अंदाज से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश है। अब ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिनका कोई अता पता नहीं होगा, आइडेंटिटी उस तरह से वाज़े नहीं होगी, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे इवन पोलिंग डे पर भी कि वो मतलूबा उम्मीदवार को वोट डालें या फिर वोट ना डालें, उन्हें डरा धमका के ही वापस भेज दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं कि अभी पोलिंग डे पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि पोलिंग को स्लो करें, ज़्यादातर लोग डाल ना सकें वोट अपना, और वोट को ख़राब करवाएं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है आम लोगों की, उनको ठीक तरह से पता हो कि उन्होंने वोट कैसे करना है, और फिर ये कि थोड़ी स्मार्टनेस की ज़रूरत है। हमारे लोग बहुत सादा हैं और वो आमतौर पर ज़ाहिर है इस तरह की टैक्टिक्स को नहीं समझ रहे। कोई पूछता है कि भाई किसको वोट डालना है, वो बता देते हैं और फिर किसी मुश्किल का भी शिकार हो जाते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल्स वालों के चालान किए जा रहे हैं ताकि उसी बहाने उनके आईडी कार्ड जब्त कर लिए जाएं और फिर वो वोट ना कास्ट कर सकें। तो इस तरह भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से
اور بھی بہت ساری خواتین بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں فون آتا ہے کہ جی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا کسی بھی پروگرام کے تحت جی آپ کا نام نکل آیا ہے پیسوں کے لیے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں جا کے دفتر میں جمع کرا دیں اور ہم آپ کو پیسے، اس طرح کی چیزیں کر کے بھی مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو کم کر لیا جائے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا الرٹ رہنا پڑے گا اس میں. خاص طور پر پھر میں کہوں گی کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، جو سادہ لوگ ہیں ان کو سمجھائے کہ اپنی آئیڈینٹی اس طرح سے ڈسکلوز نہ کریں، آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے یہ نہ بتائیں کسی کو، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ٹریپ میں پھنسیں یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کو کوئی ضبط کر لے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب پلاننگز کا حصہ ہیں. یعنی ہر طرح سے کوشش ہے کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا ہے، یہ بہت دکھی اس نے کیا. آج صبح اسی کی خبر سے میری آنکھ کھلی. ڈیرہ اسماعیل خان میں رات گئے یہ پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہے اور 10 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے ہیں، 6 کے قریب زخمی ہیں اور کچھ ایلیٹ فورس کے جوان بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو بہت تکلیف دہ تھی یہ ویڈیو جس میں دیکھ رہی تھی چارپائیوں پر اتنے لوگ جو تھے وہ اس طرح سے شہید کیے ہوئے تھے اور ان کی لاشیں جو تھیں وہاں پر چارپائیوں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور میں دیکھ یہی رہی تھی کہ یہ بھی کسی کے باپ ہیں یا بھائی ہیں یا کسی کے بچے ہیں، کیا ان خاندانوں کے اوپر گزرے گی اور کیا یہ صورتحال بنے گی. ڈیرہ اسماعیل خان کافی سینسٹیو ایریا ہے اور یہاں پر تھرو آؤٹ ہمیشہ ہر وقت ہی تقریباً الرٹ رہتا ہے، اور خاص طور پر جب الیکشنز وغیرہ کے دن ہوتے ہیں تو پھر زیادہ یہاں پہ حساس ترین پولنگ سٹیشنز میں شمار کیا جاتا ہے. بہت زیادہ اس پر میرا خیال ہے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ الیکشن ڈے پہ بھی یہاں پہ کوئی تخریبی کارروائی نہ ہو جائے. تو بہت زیادہ یہاں پر سیکیورٹی کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی جو حملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے اور اس میں بڑا جدید ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا تھا. تو اگین میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو انٹیلیجنس فورسز ہیں، ان کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ حملے ہونے کے بعد انویسٹیگیشن سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس ان حملوں سے پہلے مخبریاں ہوں کہ کس نے کیا پلان کر رکھا اور ہم ان کا پہلے سدباب کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں یہ سوچیں کہ ہم نے انہیں جواب کیسے دینا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس طرف فوکس ہونا اور لوگوں کی زندگیاں بچانا اور اپنی بھی زندگیاں بچانا. اب یہ پولیس اہلکار بھی جو شہید ہوئے ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف نئی کھچڑی ایک تیار کی جا رہی ہے. اس کا کچھ تو اشارہ میں نے آپ کو خود بھی دیا تھا کچھ دن پہلے اپنے ویلاگ میں، اور اب اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں. آج انصار عباسی صاحب نے بھی اپنے کالم میں اسی طرف اشارہ کیا ہوا ہے اور اسد علی طور نے بھی اپنی ویلاگ میں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. اور یہ کوئی ایسی انہوں نے انکشافات والی خبریں نہیں دی ہیں، یہ ایسی چیز ہے جو ان حالات میں ہر کوئی اینٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ یہی کہ بھی 9 مئی کے واقعات میں بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک نیا کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری ہے. اس سلسلے میں جو ٹائم لائن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگرچہ جو فوجی ٹرائل ہیں وہ کرنے کے لیے جو بالکل ایک فیصلہ سامنے آ چکا تھا کہ وہ کل عدم ہے، اس کے اوپر جب دوبارہ بینچ بیٹھا تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا تھا فیصلے کو، اور کہا تھا کہ آپ فوجی ٹرائل جاری رکھیں، بہرحال آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک کہ ہم آپ کو حتمی طور پر اجازت نہ دیں اپنا جو ریویو پٹیشن ہے اس کے اوپر. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آلموسٹ ٹرائل جو ہے، جو 103 کے قریب شاید افراد ہیں جو کہ ملٹری ٹرائلز میں موجود تھے، تحویل میں تھے فوج کی، اور ان کی ٹرائلز بھی مکمل ہو چکے ہیں. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے ٹرائلز کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں فی الحال سنایا جا رہا، لیکن جیسے ہی الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد حتمی جو اس کے اوپر کارروائی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی. اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے نیا بینچ ہے وہ اگر اس کو جو پہلے والا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے کر فوجی ٹرائلز کو الاؤ کر دیتا ہے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دے دیتا ہے، تو پھر یہ فیصلے بھی فوراً سنا دیے جائیں گے. اور اس صورت میں پھر ایک اور جواز مل جائے گا کہ دیکھیے جی پی ٹی آئی کے لوگ چونکہ اس میں ملوث تھے تو پی ٹی آئی ایک کالعدم دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دی جائے گی اسی کی بیس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اندر سے کچھ لوگ بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے، اور ان کو 9 مئی کے مقدمات میں کچھ معمولی سزائیں دے دی جائیں گی اور پھر ان کی اسی شرط پر سزائیں کم کی جائیں گی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں. اور پھر اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیس میں بھی دھر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے پھر ان کا بھی ملٹری ٹرائل
ही कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अंसार अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे हैं और उनका भी ये मानना है कि कुछ शवाहिद जो हैं पुलिस और फ़ौज के पास इस वक्त मौजूद हैं, बड़े नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद, जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा इन मुकदमात में। यूँ तो इस ट्रायल के अंदर फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है इमरान खान साहब के ऊपर 6 फरवरी को, यानी कल के रोज़। तो अब देखना होगा कि ये जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तो फिर उसमें क्या एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन अगर ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया तो फिर काफ़ी सूरत हाल संगीन हो सकती है, क्योंकि एक तो वही बात है कि शफाफ ट्रायल खैर यहाँ पे भी नहीं इमरान खान साहब को मिला, वहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही आप भूल जाएं। और दूसरी बात ये कि शफाफ से मेरी मुराद है ओपन ट्रायल, और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ की कार्रवाई है वो रिपोर्ट उस तरह से नहीं होती। फिर तीसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जज साहिबान से मुतालिक लोगों का ख्याल है कि जी उनको कोई हमदर्दी हो सकती है या वो कोई बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर बैठकर कोई ऐसी नरमी दिखा देते हैं PTI के लिए या इमरान खान साहब के लिए, तो वो वहाँ पर हमदर्दी फिर उन्हें नहीं मिल सकेगी और फिर उसके ऊपर सख्त किस्म की वो कार्रवाई कर डालेंगे। तो ये अब खबरें जो हैं काफ़ी आ गई हैं सामने और ये सारी जो प्लानिंग है वो डिस्क्लोज़ की जा रही है। अच्छा, अब मुझे इसमें जो नज़र आ रहा है कि एक तो फिर ये वही बात है कि इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं उससे फिर वोटर को डिसअपॉइंट करने की एक और कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो 9 मई के मुकदमात हैं इसके ऊपर नाकाबिल तरदीद शवाहिद, ठोस शवाहिद, इसके ऊपर हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन मैंने जितनी भी इसके ऊपर पंजाब पुलिस की और दीगर पुलिस अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं, मुझे बज़ाहिर उसमें कोई भी ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया, कोई ठोस शवाहिद या कुछ ऐसी चीज़ें, महज कुछ ट्वीट्स या कुछ बयानात, उसकी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि जी ये सारा जो प्लानिंग थी वो उसका मास्टरमाइंड इमरान खान था या इस तरह था। तो ये कैसे इसको साबित करेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आपने उसको इसी तरह साबित करना है जैसे आपने पिछले मुकदमात में इमरान खान के ऊपर जुर्म साबित किए हैं, तो वो तो फिर सारी दुनिया पहले भी हंस रही है, तो फिर मज़ीद इस वाले मामले पे भी हंसेगी। उल्टा उससे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो और कमज़ोर ही साबित हुए हैं, जिस अंदाज से उनको या वहाँ पर ट्रायल में रखा गया चीज़ों को, तो उससे तो उल्टा उन्हें फ़ायदा हुआ और लगा है कि इमरान खान इसका मतलब ठीक थे। और जिस तरह से ट्रायल भद्दे तरीके से चलाया गया, भोंडे तरीके से, उससे तो लगा कि कुछ है ही नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास। तो अगर इसी तरह का ट्रायल 9 मई का इन्होंने करना है तो फिर तो इसके ऊपर भी सीरियस क्वेश्चंस रहेंगे और सबको पता चलेगा कि इसमें तो फिर इमरान खान साहब की वाकईतन कोई गलती नहीं थी। इसका वाहिद हल यही है कि एक जुडिशल इंक्वायरी साफ शफाफ होनी चाहिए जिसके ऊपर सबका एतमाद भी हो, और फिर उसके ऊपर जो है आप फर्दर देखें कि ट्रायल को कैसे आगे चलाना है। लेकिन अगर इसके अलावा आप किसी भी तरीके से कोई ट्रायल चलाते हैं तो पुलिस के ऊपर, इनके शवाहिद के ऊपर तो इस वक्त किसी को भी किसी तरह का भी एतमाद ही नहीं है। तो ये प्लानिंग हो सकती है, लेकिन ये लीगली कैसे होगा इसको मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। बाकी अगर आपने माइट इज़ राइट करना है तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। असद तुर्क का तो ये भी कहना था कि जनाब इसी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर बड़ी तादाद में जीत के आ भी गए तो चूँकि उनकी पार्टी को ही कलअदम करार दे दिया जाएगा, तो फिर इसी बुनियाद के ऊपर उनके जीते हुए जितने भी मेंबरान होंगे वो भी नाअहल करार दे दिए जाएंगे और फिर वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन करा के बाकी पार्टीज़ की ही नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में बिठा दी जाएगी। तो ये बहुत दूर की बात है, बड़ी लंबी बात है। अभी पहले मामला ये है कि 8 फरवरी को क्या होना है, और जो 8 फरवरी को होना है ना, उसके बाद ही अगली प्लानिंग्स जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी कि फिर आगे क्या करना है। क्योंकि 8 फरवरी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये अवाम का दिन है। आप जितने मर्जी फैसले सुना दें, 8 फरवरी को फिर अवाम ने अपना भी फैसला सुनाना है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि पहले वो फैसला क्या आता है, फिर उसके बाद अगली प्लानिंग्स जो हैं उनमें चेंजेस भी आ सकते हैं और वो एज इट इज़ हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करने की तरफ ही बढ़ भी जाएं। तो सारी तरफ से अभी जो मामलात हैं वो फ़िलहाल एक पॉज का शिकार हुए हैं और वो पॉज है 8 फरवरी तक के लिए। जैसे ही वो पॉज हटता है उसके बाद फिर पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।